नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी का अधिकारियों को सीधे तौर पर सख्त निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और आपदा में राहत बचाव कार्य में लापरवाही ना हो, इसको लेकर के सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी अधिकारी की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं काफी सख्त नजर आए हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं। आपदा प्रभावितों के बीच सभी अधिकारी खुद पहुंचे और उनकी मदद करते हुए नजर आए। नैनीताल को आपदा मुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ भी उन्होंने दिए हैं। तो सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से जो आपदा है और उस आपदा में राहत बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर बात करें तो कई जगह पर आपदा इस वक्त आई हुई है और लगातार जो बारिश हो रही है उससे पर्यटक मुश्किलों में फंसे हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जो तमाम अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अभी देखिए जो आकलन है अभी लगातार जारी है, क्योंकि कुछ फौरी तौर पर जो आकलन हुआ था वो आया है, लेकिन हमने कहा है कि उसकी डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी अभी हो रही है। 1-2 दिन में सारा जो है उसका निकल कर आ इसके जाएगा। अलावा नैनीताल जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। सकुना में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी उन्हें गांव वालों ने खाना खिलाया, इस तरह की व्यवस्था है। नहीं, अब सभी जगह सभी अधिकारी पहुंचेंगे। सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, इसीलिए मैं स्वयं जो है हर जगह पर जा रहा हूं और हर जगह लोगों से फीडबैक ले रहा हूं। उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देश कर रहा हूं। अब कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो सीधे तौर पर आपने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर कहीं से भी किसी तरीके की शिकायत आती है तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अधिकारियों की तरफ से। तो अधिकारियों को सीधे तौर पर ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। तो और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त देहरादून का। हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से आपदा इस वक्त आपदा कई जगह पर आई हुई उत्तराखंड में और कहीं ना कहीं अधिकारी को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी अधिकारी की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपदा के बाद से जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार 5वें दिन भी खुद धरातलीय वहां पे सर्वे कर रहे हैं। 5 दिनों तक मुख्यमंत्री लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो किसी भी प्रकार की जो कोताही ना बरतें वहां पे और जो आपदा से संबंधित जो तमाम जांचें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरकार को भेजें और जहां पर भी कहीं ना कहीं जो जरूरत पड़ती है वो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या मैदानी स्तर पर हो, दुकानों की बात हो या फिर सड़क मार्ग की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो तमाम रिपोर्टें हैं वो बिल्कुल सरकार को पल पल के हिसाब से वो भेजी जाए ताकि सरकार उन पर लगातार कार्रवाई करे। और चूंकि इस तरह से मुख्यमंत्री खुद 5 दिनों से लगातार पूरी प्रशासनिक अमले के साथ लगातार उन जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर भारी से भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर अपनी जो पूरा जो सरकारी तंत्र है उससे भी अपेक्षा की है कि वो भी बिल्कुल लापरवाही न बरतें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिए हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही अगर तमाम जो अधिकारियों द्वारा बरती जाती है तो सीधे तौर पर उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वजह सरकार सीधे तौर पर साफ कहना चाहती है कि हम सभी लोग पूरी तरह से सरकार आपदाग्रस्त लोगों के साथ है और तमाम रूप से कार्रवाई की जा रही है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि मात्र 2 दिनों से ज्यादा के अंदर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पटरी पर ले आई जाएंगी। जितनी भी जगहों पर जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन जगहों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी से लेकर तमाम जो मशीनें हैं वो वहां पर लगातार कार्य कर रही है। इसके अलावा जो विद्युत लाइनें जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी उन पर जो काम है वो भी लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद आपदा के लिए संवेदनशील है और यही वजह है कि जो तमाम अधिकारी हैं
उनको धरातल पर पूरी तरह से उतार दिया गया और पूरी जो पल-पल की जो रिपोर्टें हैं, यानी कि पटवारी से लेकर की जो रिपोर्ट है और सचिव तक की जो रिपोर्ट है, वो पूरी खुद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर चाहते हैं कि उन पर तुरंत से तुरंत की कार्रवाई की जा सके, किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत ना आने पाए। क्योंकि अब जिस तरह से मौसम बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुका है जी। और लगातार अभी भी कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मलबे में कुछ और लोग भी वहां पर हो सकते हैं, इसीलिए जो रेस्क्यू कार्य है वो भी चलाया जा रहा है। जब तक कि वहां पर अंतिम चीज तक वहां पर नहीं पहुंचा जाता है, तब तक ये रेस्क्यू कार्य वो लगातार जारी रहेगा। जी संदीप, अगर देखा जाए तो रेस्क्यू कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कई जगह से ऐसी खबरें भी आई थी कि वहां पर प्रशासन की टीम ही नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है वो काफी दुरुस्त होता है, क्योंकि तमाम रूप से वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आवागमन का जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बाधित हो जाती हैं। तो ऐसे में कई जगहों पर दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई जगहों पर अगर वहां पर सरकार का कोई आदमी नहीं पहुंच पाता है धरातल में, तो कहीं ना कहीं जो हवाई हैली है तो उसकी मदद भी जरूर सरकार कर दी जाएगी। उनका अगर खाना वितरण करना है या फिर जी। किसी भी चीज की जो समस्या है या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम जो हवाई जो सेवा है उसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो लगातार जो सरकारी मशीनरी है वो उन जगहों तक पहुंचने का लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी जो जगह है जहां पर कि संभव फिलहाल नहीं होना पा रहा है जाना, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से वहां पर मदद कर रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ की अगर बात करूं तो एसडीआरएफ ने कई चुनौतियों को पार करते हुए उन जगहों पर पहुंची है एसडीआरएफ और उन जगहों पर लगातार कार्य किया है। हालांकि जो सरकारी तंत्र है, जैसे कि अगर बात करूं मैं, जो अगर सरकारी जो मशीनरी अगर बात करूं तो उनका थोड़ा उन जगहों पर पहुंच पाना कठिन हो रहा है। तो उसके लिए जो सड़कें हैं या फिर जो बिजली की जो समस्या है उनको लगातार सही कर दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं। रुड़की से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां नेहरू स्टेडियम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तराखंड के कई कद्दावर नेता आज भी बीएसपी का दामन कहीं ना कहीं थामते हुए नजर आ सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में जो बीएसपी है वो अब कहीं ना कहीं अपना जो जनाधार है उसको बढ़ाने की कोशिश इस वक्त कर रही है और इसके लिए सबसे पहले ये सम्मेलन इस वक्त रखा गया है। बीएसपी की तरफ से ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि दूसरी पार्टियों से भी कुछ लोग बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड के जो कई कद्दावर नेता है वो कहीं ना कहीं आज बीएसपी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के अलावा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या कुछ अपडेट्स हैं? बीएसपी की तरफ से ये सम्मेलन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी अब लगातार जनाधार बटोरने की कोशिश उत्तराखंड में कर रही है, क्या कुछ अपडेट्स? कृतिका, देखिए बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरह से 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उसी को लेकर के देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार जो बेटी जुटाई में जुटी है और लोगों को अपने हिसाब से जोड़ने में लगी हुई है। वहीं आपको बता दो, आज नेहरू स्टेडियम रुड़की में आज बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता एक दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के साथ में उनके बेटे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद युवाओं में जोश बढ़ने के लिए वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिसमें देखा जाता है कि जिस तरह से जो फिलहाल 2022 के चुनाव आ रहे हैं उसमें देखते हुए लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। रुड़की की बात करें या पूरे उत्तराखंड की बात करें तो लगातार जो सारी पार्टियों के कार्यक्रम है वो चलते आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो और अन्य दल के जो लोग हैं, अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो भी कद्दावर नेता यहाँ पर आज जो है बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे कि देखा जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारी सीटें यहाँ पर 4-5 सीटें यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो उनके उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर वो भी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस बार उनकी सरकार बनने की, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जिस तरह से जो कद्दावर नेता जो सूत्र बता रहे हैं वो ज्वाइन करने वाला है, तो लगता है कि इस बार काफी सीटें यहाँ पर निकाल सकती है बीएसपी। जी सुनील, ये जो सम्मेलन हो रहा है आखिर कितने बजे होगा और कितनी तैयारियां अभी तक हो चुकी है? कितने कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद अभी लग रही है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से देखा जाए तो जो यहाँ पर कार्यक्रम है 11 बजे का समय यहाँ पर दिया हुआ है और जो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने जो रूट डाइवर्ट है वो भी यहाँ पर कर दिए हैं। अब देखा है कि जिस तरह से नए स्टेडियम की बड़ा स्टेडियम यहाँ पर रोटी का माना गया है और इसमें जो पूरा पंडाल है नए स्टेडियम का वो पूरा यहाँ पर भरने वाला है, क्योंकि जो बीएसपी की रैली होती है, बीएसपी के जो कार्यक्रम होते हैं, देखा गया है कि हर जगह भीड़ इतनी जुट जाती है कि जहाँ पर कार्यक्रम स्थल होता है वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स देने के लिए सुनील। तो आपको बता दें कि नेहरू स्टेडियम में बीएसपी की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और आज और वाकई देखना होगा कि आखिर कौन कौन से कद्दावर नेता बीएसपी का दामन थामते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र का दौरे पर इस वक्त पहुंचे और इसी कड़ी में सीएम धामी ने चंपावत पिथौरागढ़ जिले का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की समस्या को समझती है और इस मुश्किल की घड़ी में पीड़ितों और आम जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की कार्रवाई भी पूरी की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही ना बरती जाए और यह भी कहा कि बचाव व राहत कार्यों में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित इलाकों में राशन व्यवस्था समेत मूलभूत आवश्यकताओं को व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आपदा से निपटने के लिए उपकरणों की जरूरत है तो उनको खरीदा जाए। देखिए, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है और पहले दिन से ही हम लोगों ने जिस दिन आपदा का पूर्वानुमान हुआ था उसी दिन से लगातार हम लोगों ने तैयारियां की और उसी तैयारियों का ये एक परिणाम भी आया कि जो लाखों पर्यटक, लाखों लोग जो हमारे इधर उधर से उस समय आए हुए थे, उसमें भगदड़ मच सकती थी, उसमें मैनेजमेंट सारा फेल हो सकता था। वो सारा का सारा एक तरह से एक भी यात्री कोई हताहत नहीं हुआ। अब हमारा प्रयास है कि जो सड़कें बंद हैं उससे काफ़ी खुल गई हैं, उन सब की सड़कों को खोलें, लोगों को जो राहत के काम में वो तेज़ी से चलें। इसलिए स्वयं जीरो ग्राउंड पर जा रहे हैं और हम तो सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस समय राजनीति की बात न करें, राजनीति की बात करने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने का वेतन सीएम के फंड में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर महीने का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव व सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। ये जानकारी उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है। और खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब देहरादून की, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मेहनत जो है वो रंग लाती नजर आ रही है। दरअसल बलूनी ने उत्तराखंड को एक और सौगात दिलाई है। 1 नवंबर को पहले इंटरनेट एक्सचेंज का लोकार्पण होगा। मैं आपके साथ एक सुखद समाचार साझा कर रहा हूं, ऐसा कहना है बलूनी का। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इंटरनेट एक्सचेंज का अनुरोध किया गया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव जी 1 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का ये शुभारंभ होगा। इंटरनेट एक्सचेंज से इंटरनेट की जो गति है वो तेज होगी। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम में इससे सुविधा सीधे तौर पर मिलेगी। इसके अलावा कॉल सेंटर, बीपीओ की स्थापना की भी संभावना बढ़ेगी। तो एक और ये सौगात दी गई है अनिल बलूनी की तरफ से। देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ अब किया जाएगा। बहुत ही जो सुखद समाचार उत्तराखंड के लोगों के लिए है कि आगामी 1 नवंबर को उत्तराखंड के अंदर पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया जाने वाला है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी से मांग की थी कि उत्तराखंड के हर जनपद में एक इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाना चाहिए। इंटरनेट एक्सचेंज लगने से इंटरनेट की गति में काफ़ी तेज़ी आती है। उससे जो हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उनको लाभ होगा। एक बहुत ही
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर केदार बाबा की संध्याकालीन आरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आरती में भाग ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो इस वक्त अंतिम चरण में है और 14 से 15 हजार लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 6 नवंबर को भैया दूज पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और उससे पहले जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 से 15 हजार लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भाई दूज यानी कि 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। वैसे ही होता है, हाथ में काउंट करने वाला बड़का वाला काउंट नहीं कर सही से, हाथ में नहीं आएगा। सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जिस मेरे लास्ट मतलब हेलीकॉप्टर की ड्रॉप थी उसका वेदर खराब हो गया। मतलब मैं इतना खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार महादेव का इतना अच्छे से बुलावा आया है और अभी आरती में दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छे लगे, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर आया हूँ और अभी तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बार आया हूँ। वहीं केदार नगरी में सीजन की पहली बर्फबारी के चलते धाम में इस वक्त ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हर दिन धाम में तमाम लोग पहुंच रहे हैं और 15,000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं। बारिश के बावजूद दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है और काफी भीड़ है वहां पर। हर रोज करीब 14 से 15 हजार लोग पहुंच रहे हैं। केदार नगरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी का आनंद भी कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो लेते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त और काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त धाम में है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो कपाट है वो 6 नवंबर यानी कि भाई दूज के दिन बंद होंगे। देखिए, जब से यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हुई थी तब से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी भी 15,000 के आसपास डेली यात्री जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी है सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में और बाकी यात्रा पड़ावों में। एक समय निश्चित समय तक ही यात्रियों को ऊपर भेजा जा रहा है जिससे कि वो समय से पहुंचकर और दर्शन कर सेम डे वापस आ सके। वहीं लालकुआं में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय पहुंचकर आपदा पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि इंदिरा नगर द्वितीय में गोला नदी के तेज बहाव में आधा दर्जन से ज्यादा मकान बह गए थे। तो मंत्री यतीश्वरानंद ने हर मदद का भरोसा इस वक्त लोगों को दिया है। लालकुआं में जहां पर आपदा पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की है और आश्वासन दिया है हर मदद का कि उनकी जो भी मुश्किलें होंगी उसका समाधान किया जाएगा, मदद की जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। अभी यहाँ के जो हमारे डीएफओ हैं वो हमारे साथ हैं। कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, जेसीपी के द्वारा, ताकि पानी का जो बहाव गांव की तरफ उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके। वहीं पिंडारी ग्लेशियर से लौट रहे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित कपकोट लाया गया है और ये सभी लोग द्वाली के समीप फंस गए थे, जहां खरकिया में से टैक्सियों के जरिए पर्यटकों को कपकोट लाया गया। वहीं वन विभाग की अनुमति के बिना ही ग्लेशियर की ओर ये पर्यटकों पर कार्रवाई भी अब सीधे तौर पर तय है और इतना ही नहीं, अब ग्लेशियर जाने वालों के पंजीकरण आदि को भी लेकर बेहतर सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि द्वाली से 42 पर्यटक और स्थानीय लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू हो गया है। बंगाल के
लगभग 15 में करीब 6 विदेशी पर्यटकों का भी रेस्क्यू किया गया है। तो बिना बताए अगर आप उस पर जाते हैं तो कार्रवाई होना निश्चित है। पिंडारी ग्लेशियर के पास फंसे पर्यटकों का फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर की ये तस्वीरें। तो बताया था कि हमारे यहाँ पे 34 दिवाली में जो लोग फंसे थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया था और वो 34 की जगह 42 निकले। और आज सभी का हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करके और सभी के नाम वगैरह नोट डाउन करके सभी को आज हम लोग रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 23 लोग जो हमारे कफनी ग्लेशियर में फंस गए थे तो उनसे भी आज हमारा संपर्क हो गया है। हमारे एसडीआरएफ टीम ने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पे कोई पुलिया वगैरह भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको सही करके एसडीआरएफ टीम ने उनका रेस्क्यू करके उनको सही सलामत जो है उनके गाँव पहुँचाया। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।